गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सनराइज़ करियर एकेडमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट उत्तर प्रदेश जिले की सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली एकेडमी है। और अभी हाल ही में सनराइज़ करियर एकेडमी में विगत एक वर्ष में सेना के क्षेत्र में रिकॉर्ड सिलेक्शंस हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो टॉपिक था मैं अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, और इस वीडियो में मैं निर्वाचन आयोग के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और हम ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो कई मल्टीपल एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के माध्यम से हम जो वीडियोज़ आते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग एग्ज़ाम में। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना। कैप्टन एस कुमार सर, जो कि सनराइज़ करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और कैप्टन एस कुमार सर ने इंडियन आर्मी में 30 साल की सेवा दी है। और रिटायर होने के बाद यहाँ के युवाओं को, तमाम अपने राज्यों के युवाओं को सेना के क्षेत्र का प्रशिक्षण देते हैं। फिज़िकल की तैयारी, मेडिकल की, प्री मेडिकल और रिटर्न की तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। सेना के फिज़िकल की बात करें तो जैसे 1600 मीटर रेस, 10 जैसे बीम हो गया, पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, लंबी कूद, ऊंची कूद, तमाम फिज़िकल की तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। और साथ ही साथ प्री मेडिकल की भी सुविधा एकेडमी में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 संस्था सनराइज़ करियर एकेडमी है। अभी हाल ही में सनराइज़ करियर एकेडमी में 2020 और 21 की बात करें तो संतोष यादव का सिलेक्शन आर्मी जीडी में हुआ, संगम त्रिपाठी का सिलेक्शन आर्मी जीडी में हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हाल ही में हमारे सिलेक्शंस हुए हैं। और 2019 और 20 की बैच की बात करें तो अभी इतने सारे स्टूडेंट हमारे इंडियन आर्मी में जा चुके हैं और मौजूदा हालत में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोर्सेज़ की बात की जाए तो सेना के कोर्सेज़ जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी की बात करें तो जैसे आर्मी जीडी हो गया, आर्मी नर्सिंग, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी क्लर्क की तैयारी। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरमैन। नेवी में बात करें तो नेवी में एमआर, एमएमआर की संपूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। सबसे बढ़िया बात, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। दूर दराज के जो छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। समय समय पर फिजिकल, समय समय पर प्री मेडिकल जांच और रिटर्न की संपूर्ण तैयारी। तो जिन छात्रों को सेना के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो हमारी एकेडमी ज्वाइन करें, सनराइज़ करियर एकेडमी। और हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी में एसएससी जीडी जैसे कोर्स जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल के तमाम कोर्स होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनराइज़ करियर एकेडमी जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 45,000 वैकेंसी के लिए जून में आने वाला है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सनराइज़ करियर एकेडमी ज्वाइन करें और एक संपूर्ण एकेडमी को ज्वाइन कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ एजुसिटी, सनराइज़ करियर एकेडमी की एक नई शाखा चित्रकूट शहर में जल्द आ रही है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस का जीएस रिसर्च सेंटर होगा। और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में आईएएस, पीसीएस का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू चालू होगा। इसके लिए हमारा पता है बनवारीपुर रोड, कसहाई, करवी। और जो हमारा हेड ऑफिस है वो है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ मी, मेरा नाम सिद्धांत है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और सनराइज़ करियर एकेडमी में एजुकेटर हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय का मैं बता चुका हूं कि संवैधानिक निकाय का मतलब वह निकाय है जिनको संविधान से मान्यता प्राप्त है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि जिसका संविधान में उल्लेख है और जिसको बंद नहीं किया जा सकता, वह संवैधानिक निकाय होते हैं। तो सबसे पहला जो संवैधानिक निकाय है हमने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा था और अब इसके
एमसीक्यू, जो पहले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम 10 नॉर्मल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद आगे 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हमारे कई एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्लास हमने ये पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में बात करें, अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 324 संबंधित है इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो यहां पर आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, देखिए निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बता रखा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, निर्वाचन आयोग की संरचना की बात कर लें तो टोटल 3 लोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, ध्यान देना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े निकायों के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद देखा जाए तो किसी न किसी निकाय को किसी न किसी निकाय में या किसी बड़े अधिकारी को नियुक्त करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की हम बात करें तो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो आगे चल के देखें, इस क्वेश्चन में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। देखिए भारत का मुख्य, कहने का मतलब कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल कब तक रहता है? तो जब भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रहता है, या फिर जब तक उसका 65 वर्ष पूरा नहीं हो जाता। इनमें से जो भी पहले हो जाए, या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए और या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। इनमें से जो भी पहला होगा तब तक उसका निर्वाचन आयुक्त का वो पद धारण कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि अगर वह मान लीजिए 58 साल में ही नियुक्त हो गया, मान लीजिए कि जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी उम्र 58 साल है, तो अगर 58 साल है तो वो अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 6 वर्ष तक। तो 58 में अगर प्लस 6 करेंगे तो आएगा 64, यानी 64 उम्र में जब वो 64 पहुंच जाएगा तब उसे अपना त्यागपत्र या रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें कि कोई निर्वाचन आयुक्त अगर मान लीजिए 63 साल का है और 63 साल में उसे निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, तब वह अपने पद पे कब तक बना रह सकता है? जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती, यानी सिर्फ मात्र 2 साल तक। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? देखिए कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे 5 वर्ष 60 और 6 वर्ष और 5 वर्ष दे रखा है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो हमारे संवैधानिक निकाय होते हैं अधिकतर उसमें जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको 6 वर्ष या उनकी 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देखिए भारत के पहले, हमारे भारत में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए गए तो एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और जब इलेक्शन कमीशन बनाया गया तो सीधी सी बात है उसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बनाया रहा होगा। तो हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, यानी आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? देखिए हमारा भारत जब आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद जो हमारा पहला आम चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के
किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में आम चुनाव हुए थे तो उस समय मतदान देने की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई, इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि हमारे देश में 18 साल का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क हो जाता है और वह ये समझने लायक हो जाता है कि उसको वोट कहाँ देना है, या वह निर्णय लेने लायक हो जाता है। तो क्वेश्चन ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, ये संशोधन अधिनियम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूपीएससी का तो ये फेवरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोला जाता है CEC। अब CEC का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त की मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको कौन हटा सकता है? भाई, इतना बड़ा पद जो भारत के चुनाव आयोग का अध्यक्ष है और भारत में तमाम चुनाव कंडक्ट कराते हैं, तो इनको कौन हटा सकता है? तो इनको हटा सकते हैं संसद के दोनों सदन में एक अधिनियम पारित करके या फिर एक प्रस्ताव पारित करके, एक संसद में एक प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन हटा सकते हैं इनको कौन? संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से CEC। अब देखिए, CEC का मतलब मैंने क्या बताया था अभी? मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने डिस्कस किया कि CEC का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ लिखा है? बी में ना, तो बी हमारा आंसर है। CEC का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? देखिए, मैंने जो पुराना वीडियो इसमें डाला था इलेक्शन कमीशन का, उसमें मैंने बताया था कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद लोकसभा का चुनाव, विधानमंडल का चुनाव करवाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज के चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता। तो जरा इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें पहली बात तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जरा हम देखें इसमें कौन सा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, हमने पिछले में पढ़ा था और अभी मैंने बताया। संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव ये भी करवाता है। तो जरा इसको देखें, सी को, किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना नहीं, ये काम संसद का है, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। यानी जो सी है, सी वाला कार्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता। भाई, राष्ट्रपति को अगर इमरजेंसी लगानी है तो वो तो काम संसद का है ना। किसी भी राज्य में अगर इमरजेंसी लगानी है तो उसका प्रस्ताव गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, और जैसा वहाँ पर स्थिति अनुकूल समझे राष्ट्रपति वहाँ पर लगा सकते हैं। यह काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, यानी ये आंसर सी, डी वाला पढ़ लेते हैं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, ये बिल्कुल काम है निर्वाचन आयोग का। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन में बहुत फंसाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर हम थोड़ा सा भी किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ लेना तो वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तारकुंडे समिति, ध्यान दीजिएगा, तारकुंडे समिति मैंने बिल्कुल पढ़ाया है। ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर तारकुंडे समिति का उल्लेख मैंने किया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव ये रहा, ऑप्शन ये रहे, और ये कहाँ पे आया हुआ? GIC में आया हुआ। तो जरा देखिए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक।
तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करने से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु, देखिए अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे देश में वयस्क मताधिकार की जो उम्र थी 61वें संविधान संशोधन 1989 में उसको कर दिया गया 21 साल से 18 साल, यानी 18 साल का व्यक्ति क्या माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। वह अपने डिसीज़न, वह अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम रहता है। तो यूपीपीसीएस प्री में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पार्लियामेंट द्वारा उसकी उम्र यानी वयस्क किसको बोला जाएगा, जो 18 साल का नागरिक होगा। अभी देखिए हमारे देश में यही तो चल रहा है, जो 18 साल का व्यक्ति होता है वो वयस्क कहलाता है, यानी अपने निर्णय लेने के लिए वह सक्षम है, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं? देखिए कांस्टेबल में ये आया हुआ है, तो ज़रा ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में किसे बोलते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना? नहीं। अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना? अभिजात वर्ग मतलब पूरे भारत के लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो हमारा ऑप्शन होगा बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव कराया जाता है। देखिए उपचुनाव कब कराया जाता है? अच्छा एक चीज़ अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए जैसे हमारा संसद हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया और विधानमंडल का चुनाव हो गया, गाँव का पंचायत का चुनाव हो गया, जिला पंचायत का चुनाव हो गया, तो ये हर 5 वर्ष बाद कराया जाता है। कितने बाद? हर 5 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ पर बात क्या बोला है उसने? उपचुनाव की बात की है, तो उपचुनाव तो कभी भी करा लो, यानी आंसर डी हो गया। उपचुनाव 2, 3, 5 वर्ष कभी नहीं होता है, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। इसका कोई वर्ष नहीं है कि इतने साल बाद ही होगा, इतने दिन बाद होगा, नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाता है। ओके आगे देख लेते हैं। किसी निर्वाचन के दौरान, देखिए ITI में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल में पंचायती राज के चुनाव हुए थे तो बहुत सारे प्रधान जीत के आए थे और इसमें 1-2 प्रधान की मृत्यु भी हुई है। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन बन गया ना कि भाई सीधी सी बात है, जो प्रत्याशी उम्मीदवार चुन के आएगा तो सत्ता तो वही बनाएगा, लेकिन मान लीजिए उसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई तो जो अगला प्रत्याशी खड़ा होगा तो वह कितने दिन बाद उसको कर सकते हैं? तो आंसर होगा हमारा इसका 30 दिन बाद, ठीक है। 30 दिन बाद नहीं, 7 दिन बाद, ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन बाद। ये ITI में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से ली गई है? अब देखिए हमारे देश में जिस तरीके से निर्वाचन पद्धति होती है, जिस तरीके से हम अपना नेता चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो पद्धति हमने कहाँ से ली है? और देखिए UPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज़रा देखें हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। देखिए हमारी संसद प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से है, ठीक है। हमारा जो संविधान का जो ढांचा है वो लगभग कहाँ से हमने लिया है? ब्रिटेन से लिया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे ज़्यादा उपबंध हमने वहाँ से लिए हैं। और हमारे निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी कहाँ से? ब्रिटेन से, यानी आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो गया का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ठीक है, इसमें कौन सा एक लक्षण समान है? तो ज़रा हम देखेंगे ये सभी क्या हैं? संवैधानिक निकाय है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन कट गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में बात की गई है निर्वाचन आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय की, संघ लोक सेवा आयोग की, नियंत्रक महालेखक परीक्षा, ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं, यानी इनका जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? संविधान पे किया गया। संविधान द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ओके, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, तो कौन है? सुकुमार सेन, आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होता है? मैंने पिछले अभी पढ़ा चुके हैं, देखो GIC में आया हुआ है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। अब ये चेयरमैन की अगर बात कर रहा है तो चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष और चेयरमैन का मतलब मुख्य आयुक्त भी बोल सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है कौन? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बात करें निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बीएड में आया, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद धारण करने से कौन उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित से किसको होता है। ठीक है, पुलिस, एसआई, सब इंस्पेक्टर में देखो ये आया हुआ है, तो जरा देखेंगे। देखिए इसको हटाता कौन है, ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और संसद की सलाह पर राष्ट्रपति ही उसे पद से निकालता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना होता है, और संसद की सलाह पर राष्ट्रपति उसे हटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार, सार्वजनिक मतलब उस समय जब पब्लिक द्वारा मत हमें कराने थे, तो उस समय मताधिकार की जो उम्र थी वो क्या थी। ठीक है, तो उम्र क्या थी बताइए, उम्र क्या हो सकती है। सार्वजनिक मताधिकार का प्रथम जो चुनाव संपन्न हुआ 18 साल थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1952 का वर्ष, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास को क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा, 1952 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अभी हमने पीछे चर्चा किया, क्योंकि हमारे देश के आम चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, तो जरा बताइए। 61वां संविधान संशोधन 1989, यानी आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, देखिए जितने भी दल होते हैं, जैसे बसपा हो गया, सपा हो गया, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस हो गया, DIMK हो गया, AIMK हो गया, और इधर RJD हो गया, BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, कुछ इसमें राष्ट्रीय भी हैं और कुछ इसमें क्षेत्रीय भी हैं। तो क्या बोल रहा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ठीक है, कौन दे सकता है बताइए। अरे यार, इतने बड़े चुनाव की हम बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की, तो वही तो है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग बोलो चाहे निर्वाचन आयोग बोल, तो बात एक ही, आंसर सी होगा इसका। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं बताइए, राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े भाई ये अधिकारी है ना। और मैंने क्या बताया था कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी यानी इनको हटा सकते हैं संसद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति। अब जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध किससे है, निर्वाचन सुधारों से। ध्यान दीजिएगा, IAS प्री में देखो पूछा गया है, निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। अब देखिए, पहले चुनाव की बात हो गई, दूसरे की बात हो रही है, तो जरा देखें, भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त था KVK सुंदरम। क्या है, KVK सुंदरम। ठीक है, अध्यक्ष चुनाव आयोग के। आगे बढ़ते हैं, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है। ठीक है, ITI पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतदाताओं का पंजीयन यानी रजिस्टर्ड करना, ये उत्तरदायी किस पर है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा निर्वाचन आयोग की। ध्यान देना, निर्वाचन आयोग, हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो अभी निर्वाचन आयोग के ही क्वेश्चन आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना है कि जब निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो निर्वाचन आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त ना। तो यहाँ पर भी परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स में आया हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं तुरंत मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।